नमस्कार दोस्तों, आयुष क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अगर आप पढ़ाई और करना चाहते हैं, पॉलिटी का कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, आप मुझे बता सकते हैं, उस विषय पर हम कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अनुसूची पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अनुसूची से। संविधान, पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं कि हमने इससे पहले पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अनुसूचियां संविधान में, मूल संविधान में कितनी थी। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी, जो बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों, अनुसूची 1 से लेके 9 तक हम पढ़ चुके हैं, जिनको हमने डिटेल में पढ़ा। अगर आप इसका हम रिवीजन कर लेते हैं मोटा मोटा। अनुसूची 1 जिसमें भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। अनुसूची 2 जिसमें भारत के संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। उसमें मैंने नोट लगवा के लिखवाया था कि उसमें उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता, ये आपने नोट लगा के लिखा था। उसके बाद अनुसूची 3 में संवैधानिक पदाधिकारियों को दी जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। लेकिन इसमें भी मैंने नोट लगा के लिखवाया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है। उसके बाद आते हैं अनुसूची 4 पर। अनुसूची 4 में राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले, राज्यसभा के जो स्थान है उनका आवंटन जो किया जाता है, राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं उनके लिए जो स्थान होते हैं, उस आवंटन का उल्लेख इस अनुसूची में किया गया है। उसके बाद आते हैं अनुसूची 5 पर। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें वर्णन किया गया है। अनुसूची 6 में आते हैं। अनुसूची 6 में ATMM, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का इसमें उल्लेख है। फिर आते हैं अनुसूची 7 पर। अनुसूची 7 में वही 3 सूचियां जिनको मैंने बताया था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनका उल्लेख इसमें किया गया है। उसके बाद आते हैं अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में विभिन्न भाषाओं का उल्लेख है और वर्तमान संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल संविधान में कुल 24 भाषाएं थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने कुछ अमेंडमेंट करे। 21 में सिंधी जोड़ी, 1967 में 71 में हमने नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी जोड़ी 1992 में। उसके बाद 92 अमेंडमेंट में हमने बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली जोड़ी, जो हमने 2004 में जोड़ी। ठीक है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने आपको बताई नहीं थी, मैं बता देता हूं, आप नोट करके लिख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा का 8वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अनुसूची 9 में, जिसको मैंने विस्तार से बताया था कि अनुसूची 9 प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें भूमि सुधार कानूनों के बारे में वर्णन किया गया था, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके अलावा हमने कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य पढ़ा था, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ पढ़ा था, केशवन भारती बनाम केरल राज्य पढ़ा था। ये तीनों वाद हुए थे और ये भारत के संविधान के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी बेंच है और इसमें कुल 284 कानून हैं। उसके बाद आते हैं, आज हम अनुसूची 10 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो रिमेनिंग अनुसूची हम पढ़ेंगे। अनुसूची 10 ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में और हमारे जो विधानमंडल है उनमें काफी इस तरीके के दल बदल होते रहते हैं। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1950 में हमारा जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद से ऐसी समस्याएं बहुत ज्यादा आने लगी। अनुसूची 10 जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और 1950 या 1952 जब से हमारे आम चुनाव हुए, उसके बाद से लेकर 1985 तक ऐसे बहुत सारे केसेस हुए कि कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता चेंज कर लेता था, जिसकी वजह से सरकारें अस्थायी हो गई और सरकारें गिरने लगी। हरियाणा में आपने नाम सुना होगा, आयाराम गयाराम कल्चर, हरियाणा में रोज सरकारें बदलती थी, जिसकी वजह से सरकार परेशान हो गई। सरकार ने सोचा, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया गया और पूछा गया कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है। तो इस संबंध में 52वां संविधान संशोधन किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया और इसे अनुसूची 10 के रूप में जोड़ा गया। इस अनुसूची में क्या किया गया कि 1/3 से अधिक सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए 30 सदस्य है, अगर 10 सदस्य, अगर उसका 1/3 10 हो गया, अगर 10 सदस्य सदस्यता चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक सदस्य जो चेंज करता था, 2 सदस्य जो चेंज करते थे, वो सब समाप्त हो गया। और चूंकि 1985 में इसे लागू किया गया, लेकिन हमारे जो
पॉलिटिशियन जो है काफ़ी इंटेलिजेंट है और उन्होंने धीरे धीरे इस कल्चर को भी अडॉप्ट कर लिया और धीरे धीरे करके वो 1/3 सदस्य इसमें 1/3 भी जुटाने लग गए। जैसे मान लीजिए भाई अगर आपके पास 90 सदस्य है तो 30 सदस्य जैसे तैसे करके जुटा लेते थे। तो सरकार ने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इस कल्चर को उन्होंने बहुत आराम से अडॉप्ट कर लिया। अगर किसी पार्टी में 3 सदस्य हैं तो केवल एक ही करना पड़ रहा था उन्हें। तो काफ़ी विचार विमर्श किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 की बात है, प्रधानमंत्री थे, बहुत परेशान थे, उन्होंने गठबंधन की बहुत बड़ी सरकार चलाई थी और उनके पास भी सरकार अस्थिर होने के इसी तरीके के 2-3 मौके आए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना संविधान में अमेंडमेंट कर दिया जाए। सारी पार्टीज को बुलाया उन्होंने और पूछा तो उन्होंने सहमति दे दी कि ऐसा हम कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने 91 अमेंडमेंट जो किया 91 अमेंडमेंट किया 2003 में। अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय एनडीए की सरकार हुआ करती थी और एनडीए की सरकार ने ये अमेंडमेंट किया कि 2/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो उस कंडीशन में सदस्यता समाप्त नहीं होगी, अन्यथा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब 66%। अगर 100 सदस्य हैं तो 66 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो उस कंडीशन में ये सदस्यता समाप्त नहीं होगी, अन्यथा समाप्त हो जाएगी, जो कि काफी मुश्किल कार्य है। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपके पास 10 सदस्य है या 12 सदस्य हैं तो आपको 8 सदस्य बदलने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब ये होता है कि लगभग पूरा का पूरा दल ही बदलना पड़ेगा। हालांकि अभी भी काफी इस पे विवाद चलता है, क्योंकि इन्होंने नए नए तरीके निकाल रखे हैं। अपनी सदस्यता रद्द करवा लेते हैं और उसके बाद अपनी वोटिंग को रद्द करवा के सामने वाली पार्टी जिसको भी वो जिताना चाहते हैं, जिसको भी वो बहुमत में लाना चाहते हैं, वैसा कर रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर काफी विवाद चल रहा है और अभी भी काफी इसमें सुधार करना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकारें इससे अस्थिर होती है। हालांकि सरकार ने बहुत कोशिश करी, 2/3 सदस्य दल बदल 2/3 सदस्य वाला जब से अमेंडमेंट आया है, दल बदल इतना आसान नहीं रहा। लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कर्नाटक में जो अपनी सदस्यता रद्द करवाई। इसके अलावा बहुत सारे केसेज हैं आपके जो आप करंट न्यूज में देखते होंगे। हाँ, इसमें कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि अगर कोई दल कंप्लीट रूप से दूसरे दल में विलय हो जाता है तो उस कंडीशन में ये कानून लागू नहीं होगा। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी की जो पार्टी है, उन्होंने बीजेपी में अपने दल का विलय कर लिया। मतलब उस कंडीशन में जब उन्होंने दल का विलय कर लिया तो आप उसको दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं लाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा दल ही उसमें आ गया। इसका मतलब 100% विलय हो गया। टेक्निकली आप समझेंगे तो ये तो लागू ही नहीं होता है। तो जनरल सी बात है कि अगर पूरा का पूरा दल अगर किसी दूसरे दल में विलय होता है तो ये कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं विवाद की स्थिति में सुनवाई। अब ऐसा विवाद होगा तो इसे कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या स्पीकर? जो भी सदन होगा उसका स्पीकर सुनेगा। एक्चुअली क्या है कि यह भी काफी विवादास्पद है, क्योंकि सदन का जो, हालांकि पहले तो मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस केस में सदन का अध्यक्ष ही उसको सुनेगा। जैसे अगर लोकसभा में अगर ऐसी सदस्यता का विवाद होता है तो उस केस में लोकसभा का अध्यक्ष सुनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर विधानसभा में होता है तो विधानसभा का अध्यक्ष सुनेगा, विधान परिषद में होता है तो सभापति सुनेगा, और राज्यसभा में होता है तो उस केस में राज्यसभा का सभापति सुनेगा, जो कि उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन इसमें थोड़ी विवादास्पद स्थिति ऐसे होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी पार्टी अगर सरकार में है तो जनरल सी बात है कि उसी का लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, जो भी सदन होता है, उसका अध्यक्ष होने की संभावना ज्यादा होती है। जो हालांकि ये एक संवैधानिक पद है और उनको मतलब पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा संज्ञान में आया है काफी टाइम की ऐसा होता है। और इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कहकर खारिज कर देती है क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसलिए कई बार ऐसा भी हुआ है कि उस सदस्य की सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन रद्द हो जाती है कई बार। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट विषय है। उसके बाद आते हैं हम अनुसूची 11 पर। अनुसूची 11 में पंचायती राज, ये तो काफी बड़ा टॉपिक है जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि अनुसूची 11 जो है, अनुसूची 11 जो 73rd अमेंडमेंट, जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, 1993 में, ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं जिनके ऊपर हम गांव वाले विद्यार्थी आराम से समझ सकते हैं कि पंचायती राज क्या होता है, और सबको पता ही है वैसे, क्योंकि काफी फेमस अमेंडमेंट था जिसको संविधान में जोड़ा गया। इससे पहले इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है और ये काफी बड़ा अमेंडमेंट था। इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए हैं जिसको हम खूब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि सवाल काफी डीप आते हैं, सामान्य सवाल नहीं आते हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। इसमें कुल 29 कार्यों का उल्लेख है। उसके बाद हम आते हैं अनुसूची 12 पर, जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, नगर पालिकाएं किस तरीके से काम करेगी, और इसे 74th अमेंडमेंट द्वारा 1994 में जोड़ा गया। इसमें टोटल 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है।
ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने अनुसूचियां आपको बताई है। अगर आप अनुसूचियों के बारे में मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें हमें ये डाउट्स हैं और हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बताइए हमें। ठीक है दोस्तों, अनुसूची में मैं एक प्रश्नावली भी लेके आऊंगा जो बाद में लेके आऊंगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा मूल अधिकार। हालांकि नागरिकता अभी बचा हुआ है, सॉरी, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का राज्य क्षेत्र। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 1 से। ठीक है, तो हम संविधान के आर्टिकल 1 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मूल अधिकार से पहले संविधान, भारत का राज्य क्षेत्र और नागरिकता 2 टॉपिक बच जाते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत के राज्य क्षेत्र से, जो कि मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तो दोस्तों बताइए मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा मोरल काफ़ी हाई होता है। मेरे काफ़ी दोस्तों ने अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं, जिससे मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।